दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसे हम न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया, जिसमें हम हफ्ते भर की वे खास खबरें जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है उन्हें मानचित्र पर लेकर आ रहे हैं। इसका अगला एपिसोड अगले सैटरडे को प्रसारित होगा। यदि हम बात करें न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड के संदर्भ में, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल की पिछले एक हफ्ते की वे महत्वपूर्ण खबरें, वे स्थान जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनकी लोकेशन अवस्थिति जानना हमारे लिए जरूरी है, हम उन पर चर्चा करेंगे इसके तहत। तो आइए हमारे आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड में आपसे पिछले एपिसोड में क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, हम इस पर चर्चा करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया था, यह द्वीप दुनिया के कुछ सबसे बड़े द्वीपों में शामिल है तथा इसके क्षेत्र 3 देशों में बटे हुए हैं। विषुवत रेखा लगभग इसके बीचों बीच से गुजरती है, जिससे यह दुनिया के सबसे सघन वर्षा वनों का क्षेत्र है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस द्वीप के बारे में सबसे सही प्रतीत होता है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, तिमोर, बोर्नियो। इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था। यदि हम बात करें विषुवत रेखा के सबसे नजदीक वाले द्वीप के संदर्भ में कि हमारे 4 ऑप्शन में से वह कौन सा द्वीप है जिसके बीचों बीच से, यानी लगभग बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बोर्नियो। आइए देखते हैं क्या वाकई ये दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में शामिल है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में हम जैसे जानते हैं ग्रीनलैंड है, इसके अलावा मेडागास्कर है, न्यू गिनी है, बोर्नियो है। वैसे ही बोर्नियो का क्रम भी आ जाता है टॉप 10 सबसे बड़ी द्वीपों में। यदि हम बोर्नियो की सबसे एक और खास बात की करें इस अनुच्छेद के संदर्भ में, तो दरअसल विषुवत रेखा इसके लगभग बीचों बीच से गुजरती है। आइए देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पर है। यह है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप की खास बात देखिए, लगभग बीचों बीच से इक्वेटर गुजर रही है और इसी वजह से यह सबसे सघन वर्षा वनों वाला क्षेत्र भी माना जाता है। ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहां पर है तिमोर। तिमोर विषुवत रेखा से नीचे है या दक्षिण में है, इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा नहीं गुजरती, तो यह ऑप्शन से हट जाएगा। वही बात करें यदि हम पापुआ न्यू गिनी के संदर्भ में, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या है, न्यू गिनी, तो न्यू गिनी के बारे में यदि हम बात करें तो आप न्यू गिनी में भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर से इक्वेटर गुजरती है, यह भी इसके दक्षिण में है। वहीं यदि हम बात करें तिमोर के बारे में, तो यह है तिमोर, वह भी इक्वेटर के दक्षिण में है। यानी यह जो बात है कि लगभग बीचों बीच से इक्वेटर गुजरती है, इन 3 ऑप्शन में से किसी में भी सटीक सही प्रतीत नहीं होता, केवल बोर्नियो में हो रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं खास खबरों को। खबर के संदर्भ में प्रश्न पर भी चर्चा कर लेंगे। खबर क्या है? हाल ही में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और अमेरिका की ऊर्जा मंत्री के बीच नई दिल्ली में भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, इस पर क्या हुआ है, मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इस वजह से यह क्षेत्र, अमेरिका, ये सभी अपने आप में चर्चा में आ जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पर 100 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। दूसरा कथन है, इसमें शामिल होने वाले सभी देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बता रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में या इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? हम सभी जानते हैं भारत में। कहां पर है भारत में? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत उन सभी छोटे छोटे द्वीपों के साथ आगे बढ़ रहा था ताकि जो सोलर एनर्जी है उसका सदुपयोग किया जा सके। कई क्षेत्रों में इसका उपयोग करके हमारी जो बिजली की खपत है हम सोलर एनर्जी के थ्रू प्राप्त कर पाए। यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, तो इसमें 116 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। यदि बात करें पहले कथन पर, तो यह कथन बिल्कुल सही है, इसमें 100 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। यदि रेटिफाई के बारे में पूछा जाता कि क्या 100 देशों ने रेटिफाई कर दिया है, तो नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर करने के बाद ये देश अपनी संसद में जाकर उससे संबंधित विधेयक को पारित करवाते हैं। तो पारित करवाने के संदर्भ में 100 देश नहीं है, लेकिन हस्ताक्षर करने के संदर्भ में 116 देश हैं, यानी 100 पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पर बात करें, इसमें शामिल होने वाले सभी देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यह कथन है गलत। क्यों? क्योंकि इसमें वे क्षेत्र भी, वे देश भी शामिल है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं।
देखिए ये है मेंबर कंट्रीज के नाम, आप देख सकते हैं। आगे हम मैप में इनकी लोकेशन भी आपको दिखा देंगे। यदि हम अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल कुछ खास देशों की बात करें कि देखिए यहां पर मुख्यतः यह बात बिल्कुल सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश इसमें शामिल हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, ट्यूनीशिया ये देश भी शामिल हैं जो कि विषुवतीय रेखा से ऊपर स्थित देश हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इसमें केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश ही शामिल नहीं है, अन्य देश भी शामिल हैं जो कि अपने आप में विषुवत रेखा से काफी ऊंचाई पर या कहें अक्षांश के स्तर पर तो काफी अक्षांश नॉर्थ में भी स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगले प्रश्न को, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर वे चीन के शीर्ष राजनयिक के साथ चर्चा में शामिल हुए। इस वजह से ये लोकेशन, ये देश अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा है, आसियान देशों से इतर इसके सदस्यों की संख्या 5 है। तीसरा, इसके सभी सदस्य देशों का संबंध केवल एशिया या ओशिनिया से है। हमारे पास हमें बताना क्या है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी 3 कथन सही है या सभी 3 कथन गलत हैं। यदि हम बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में तो बिल्कुल सही बात है कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसे बनाया गया था यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक जो भी मामले हैं उनसे जुड़ी विवादों को हल करने के संदर्भ में, उनसे जुड़ी जानकारियों को एक दूसरे देशों से एकत्रित करने के संदर्भ में, उनसे साझा करने के संदर्भ में। दरअसल पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह अस्तित्व में आया था वर्ष 2005 को। ठीक, यदि इसके हम मेंबर्स की बात करें, देशों की बात करें तो इसमें अभी 18 देश शामिल हैं, जिनमें 10 आसियान देश हैं और 8 अन्य देश हैं। यानी हमारा जो दूसरा कथन कहता है कि आसियान देशों से इतर इसके सदस्यों की संख्या 5 है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि आसियान देशों से इतर इसमें 8 सदस्य हैं। इसके सभी सदस्य देशों का संबंध केवल एशिया या ओशिनिया से है, यह बात गलत है क्योंकि केवल एशिया या ओशिनिया के देश ही नहीं शामिल हैं, इसमें एक अतिरिक्त देश भी शामिल है, यूएसए। ठीक है, जो कि इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह कथन गलत है, केवल एक कथन इसका सही हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं सबसे पहले कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित देश कौन से हैं। देखिए, हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र के देश ही इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट भी इसमें शामिल है, यानी एशिया और ओशिनिया के अलावा भी इसमें देश शामिल हैं। यदि हम बात करें आसियान कंट्रीज के बारे में तो देखिए आसियान के 10 देश शामिल हैं इसमें, प्लस देखिए इंडिया, चाइना और जापान शामिल है इसमें। इसके अलावा कोरिया गणराज्य भी इसके अंतर्गत शामिल है, रशिया इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो 10 + 8 यानी 18 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें यदि हम, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं, अगली खबर को जानते हैं। खबर है, पिछले 100 से ज्यादा दिनों से सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि सूडान स्टेट कोलैप्स के मुहाने पर खड़ा है। एक देश जो कि सबसे बुरी स्थिति पर पहुंच गया है और खत्म होने के कगार पर है, इसलिए स्टेट कोलैप्स के नाम से इसे जाना जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, जिबूती, केन्या, कैमरून। उपयुक्त में से कितने देश सूडान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। ध्यान रखेगा, सूडान के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किया गया है। हम सभी जानते हैं सूडान एक देश है जिसे साउथ सूडान अलग होकर एक नया देश बना था। चूंकि बताना क्या है कि सूडान से निम्नलिखित में से कौन से देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सूडान की स्थिति को। मैप में सूडान कहां पर है, तो देखिए यह है मैप, और यदि हम बात करें सूडान की तो यह है सूडान, और इसके ठीक नीचे है साउथ सूडान जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है।
ऑप्शन में शामिल देश की बात करें तो देखिए इसमें है जिबूती, केन्या, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून और लीबिया। आप देखिए कौन से देश हैं जो सूडान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। लीबिया या डायरेक्ट सूडान के साथ सीमा साझा कर रहा है ऑप्शन के मुताबिक, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यह भी सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि कैमरून अलग है, काफी दूर स्थित है। केन्या और जिबूती भी इससे दूर स्थित हैं। अब वे देश जो सूडान के साथ हमारे ऑप्शन में नहीं है और सीमा साझा करते हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले हम ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन में आपने देखा कि कौन से देश हैं जो सूडान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आपने देखा यहां से लीबिया साझा कर रहा है, यहां से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। देखिए लीबिया सीमा साझा कर रहा था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये दो, शेष तीन शामिल नहीं है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो केवल दो, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि ये दोनों देश ही सूडान के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कि और कौन से खास देश हैं जो सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ऑप्शन में शामिल नहीं है। देखिए इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और यहां से इरिट्रिया, ये देश सूडान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में ब्लैक सी ग्रीन डील से रूस के अलग हो जाने के बाद पूर्वी अफ्रीका के देशों के समक्ष एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। चूंकि पूर्वी अफ्रीका की बात करें हैं तो वहां पर जो ग्रेन की आपूर्ति होती थी, ये इस डील के मद्देनजर ही होती थी। ऐसे में उनके लिए बड़ा संकट का विषय सामने आ रहा है। प्रश्न है, एक व्यक्ति अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी बिंदु रास हाफून से अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुलाह तक तट के साथ जलमार्ग से यात्रा करना चाहता है। उसके मार्ग में आने वाले निम्नलिखित देशों के तटों का सही क्रम क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। सही कूट का चुनाव करना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 3 2 1, 1 2 4 3, 2 1 3 4। सबसे पहले आइए देखते हैं अफ्रीकी मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी बिंदु को, जिसका नाम है रास हाफून, और दूसरा है केप अगुलाह, ये है अफ्रीकी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इनकी लोकेशन देखिए, यह है अफ्रीका का मैप, जिसमें सबसे पूर्वी बिंदु है रास हाफून, सबसे दक्षिणी बिंदु है देखिए केप अगुलाह। और आपको क्या बताना है कि तट से यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पूर्वी से सबसे दक्षिणी बिंदु को यदि आप जोड़ना चाहते हैं, कि कोई व्यक्ति यहां से इसकी यात्रा करना चाहता है, तो तट से क्रमशः किन देशों से वे होकर गुजरेगा। ऑप्शन के मुताबिक देखिए, सबसे पहले देश पड़ेगा सोमालिया, उसके बाद देश पड़ेगा देखिए केन्या, उसके बाद तंजानिया, चौथे नंबर पर आएगा मोजाम्बिक। यानी सोमालिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। आइए देखते हैं इनका क्रम। सोमालिया जो कि पहले नंबर पर है, फिर केन्या, तीसरा क्रम आपने देखा था तंजानिया, और चौथा मोजाम्बिक। तंजानिया जो कि तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर मोजाम्बिक। यानी इसका क्रम क्या होगा तटों के अनुसार? 1 2 3 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3 4, क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक आते आते आप क्रमशः इन चारों देशों के तट से होकर गुजरेंगे, सोमालिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है, हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के कारण जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से क्षेत्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काबुल और स्वात नदियां सिंधु की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं। दूसरा, अमू दरिया और सिर दरिया मध्य एशिया में अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती हैं। तीसरा, सिर दरिया की कुछ सहायक नदियों का संबंध अफगानिस्तान से है। और चौथा है, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कम से कम 4 देशों में विस्तृत है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? 1 2 4, 2 3 4, 2 और 4, केवल 4। देखिए, यहां नदियों के बारे में यदि हम बात करें, इसमें कहा जा रहा है प्रत्यक्ष सहायक नदी। प्रत्यक्ष सहायक नदी का मतलब है कि एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है और उससे आकर डायरेक्ट जो नदी मिलती है उसे कहा जाता है उसकी प्रत्यक्ष सहायक नदी। यदि हम बात करें काबुल और स्वात नदियों के संदर्भ में कि क्या ये सिंधु की प्रत्यक्ष सहायक नदियां हैं, तो इसे देखेंगे सबसे पहले मैप में। दरअसल काबुल सिंधु की प्रत्यक्ष सहायक नदी है, लेकिन स्वात नदी सिंधु की प्रत्यक्ष सहायक नदी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ये है सिंधु नदी,
जो कि यहाँ से चीन के बाद आगे बढ़ती है, भारत फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यदि हम सिंधु नदी की बात करें, इसकी प्रत्यक्ष सहायक नदी के बारे में देखिए, काबुल यह नदी है जो कि आगे बढ़ती है और काबुल में पहले आकर मिल जाती है स्वात नदी। ठीक, तो स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है और काबुल नदी जाकर सिंधु नदी से मिलती है, यानी काबुल सिंधु की प्रत्यक्ष सहायक नदी है, ना कि स्वात। पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा, अमू दरिया और सिर दरिया मध्य एशिया में अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती हैं। आइए देखते हैं इनको भी कि यह कहां पर है लोकेशन में। यदि बात करें अमू दरिया और सिर दरिया के संदर्भ में, देखिए अमू दरिया नदी के बारे में देख लीजिए, यह है जो आगे बढ़ती है यहां से अमू दरिया और ऐसे प्रवाहित होकर अरल सागर में मिल जाती है। सिर दरिया को देखें तो देखिए यहां से यह प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है और ऐसे जाकर यह भी अरल सागर के आसपास जाती है। यदि बात करें कि क्या ये दोनों अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके आसपास कोई भी महासागर स्थित नहीं है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है, सिरदरिया की कुछ सहायक नदियां का संबंध अफगानिस्तान से है। ये देख लेते हैं इसे भी। सिरदरिया के बारे में हमने देखा था, यह है ऊपर से जो नदी जा रही है सिरदरिया है, दरअसल यहां पर है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की कोई भी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सिरदरिया की कुछ सहायक नदियां अफगानिस्तान से नहीं आती है, यह कथन गलत हो जाएगा। चौथा, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कम से कम 4 देशों में विस्तृत है, यह कथन है बिल्कुल सही। सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो जल भराव वाला, जल जमाव वाला, जहां से जल की आपूर्ति होती है, वह क्षेत्र कहलाता है उस नदी का कौन सा क्षेत्र? अपवाह क्षेत्र। यदि इस नदी के प्रवाह या अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह चाइना से होने के बाद, भारत से होने के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कनेक्टेड है। 4 देश इसमें शामिल हैं। इसे आप ध्यान से मैप में देखिए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि दूसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 2 और 4, 1 और 3 कथन गलत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर को देख लेते हैं, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है, हालिया मानसून के मौसम में बांग्लादेश में भारी जल जमाव के कारण डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से बांग्लादेश के आसपास वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानसून के मौसम में बांग्लादेश में जल जमाव एक सामान्य समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के लिए सामान्य समस्या बन जाती है कब? मानसून के समय में। आपको बताना है 4 में से कौन सा कारण सही नहीं है। ऑप्शन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी तंत्र का निकास बांग्लादेश के रास्ते होना। दूसरा है, बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से का बाढ़ के मैदान के रूप में होना। तीसरा है, मानसून के मौसम में उच्च ज्वार की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होना। चौथा है, डेल्टाई निम्न भूमि के कारण नदियों का अनेक वितरिकाओं और उपस्थिति में उनके मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति का होना। यदि हम बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें तो आइए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कि क्या वाकई इसमें से कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। क्योंकि क्या पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार नहीं वाला कारण बताना है, जमाव का या जल जमाव का जो जिम्मेदार नहीं कारक कौन सा है। यदि हम बात करें बांग्लादेश के संदर्भ में तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी तंत्र का निकास बांग्लादेश के रास्ते होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमेशा के लिए है। पूछा जा रहा है मानसून के संदर्भ में, देखिए यह है हमेशा के लिए, और यह इसका कारण है कि इस वजह से यहाँ जल जमाव क्या है, ज्यादा है बांग्लादेश के संदर्भ में। यदि हम बात करें, दूसरा कथन क्या है, बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से का बाढ़ के मैदान के रूप में होना। बिल्कुल सही बात है, यह है डेल्टाई निम्न भूमि वाला क्षेत्र। डेल्टाई निम्न भूमि मतलब देखिए यहाँ पर पानी जो है यहां तक भरा ही रहता है, क्योंकि डेल्टा वाला क्षेत्र, नदियों का डेल्टा वाला या मुहाना वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह बात भी बिल्कुल सही हो जाती है कि डेल्टाई निम्न भूमि के होने के कारण नदियों का अनेक वितरिकाओं में क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, और इस वजह से इनका मार्ग परिवर्तन भी होता रहता है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। और यदि हम बात करें इसके दूसरे कथन के संदर्भ में कि बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से का बाढ़ के मैदान के रूप में होना, तो यह बात भी सही है, क्योंकि यह क्या है, डेल्टाई इलाका है। मैक्सिमम क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ की समस्या पैदा होती ही रहती है। तो ये सभी कारण हैं कि वहां पर डेंगू जैसी बीमारियां क्या होती हैं, लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, मानसून के समय में उच्च ज्वार की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि,
यह बात है गलत, और यह गलत होने की वजह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 क्या सी। ठीक है, यह जल जमाव का कारण नहीं है बांग्लादेश में। बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लैंड कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक ग्रिड की कनेक्टिविटी पर क्या हुआ है? आरंभिक सहमति बन गई है। दरअसल श्रीलंका और भारत के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लैंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और इलेक्ट्रिक ग्रिड की कनेक्टिविटी इससे पूरी हो जाए। यदि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार का सरप्लस होता है इलेक्ट्रिक के संदर्भ में, तो यह भारत को सप्लाई किया जाए, और भारत में यदि सरप्लस है तो श्रीलंका को सप्लाई की जाए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कोल्लम से चेन्नई जाने वाले अधिकांश बड़े कार्गो जलयानों को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। कथन 2 है, पाक जल संधि के अंतर्गत एडम्स ब्रिज वाला हिस्सा नौवहन के लिहाज से छिछला हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है टर्म। आपको बताना है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 है, ऑप्शन ए है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। आइए जानते हैं कैसे। कोल्लम से चेन्नई जाने वाले अधिकांश बड़े कार्गो जलयानों को श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है। सबसे पहले देखिए कोल्लम कहां पर है? यह है कोल्लम। कोल्लम से कहां जाना है? चेन्नई। यहां पर है चेन्नई। कोल्लम से चेन्नई जाने के लिए अधिकांश बड़े जलयानों को श्रीलंका का चक्कर लगाकर चेन्नई जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि दूसरे कथन में क्या लिखा है कि जो पाक स्ट्रेट वाला क्षेत्र है इसमें जो ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज का नाम है एडम्स। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? एडम्स। इस ब्रिज के आसपास जो हिस्सा है वह नौवहन के लिहाज से छिछला है, यानी यहां से जहाज नहीं गुजर सकती। यह बात बिल्कुल सही है। देखिए एडम्स ब्रिज की यदि हम बात करें तो यह 100 मीटर चौड़ा तो है, लेकिन समुद्र के लेवल पर इसकी गहराई की बात करें ब्रिज की तो यह लगभग 10 मीटर है। जबकि एक नौवहन की बात करें, नौवहन के लिए सबसे बेहतरीन समुद्री गहराई की बात करें तो लगभग 45 से 50 फीट माना जाता है कि जब इतनी गहराई हो समुद्र की तब वहां से वो बेहतर स्थिति होगी कि जहाज गुजारा जाए, बड़े बड़े नौवहन के लिए मार्ग वहां से बनाए जाए। इस वजह से यह स्थिति हमें इन दोनों के बीच में नहीं मिल पाती, पाक स्ट्रेट के पास नहीं मिल पाती है। इस वजह से क्या किया जाता है, यहां से अधिकांश जलयान जाते हैं घूमकर चेन्नई के लिए। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या होगी। चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न को। खबर है, हाल ही में इक्वाडोर ने पुष्टि की है कि उसके पश्चिमोत्तर तट के निकट लगभग 1200 गैलन कच्चा तेल समुद्र में फैल गया है, जो अपने आप में उस क्षेत्र की जो समुद्री की जो स्थिति है उसके लिए एक बड़ी घटना मानी जा रही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है। दूसरा, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के केवल 3 देशों से गुजरती है। और तीसरा कथन है, अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण अमेरिका में केवल चिली से गुजरती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 उपयुक्त सभी। आइए सबसे पहले देखते हैं भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को और दक्षिण अमेरिका की स्थिति को। तो देखिए यह है दक्षिण अमेरिका का मैप, और इसमें हम बात करें विषुवत रेखा के संदर्भ में तो देखिए यहां पर है भूमध्य रेखा, या जैसे हम कहते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब यदि बात करें कर्क रेखा के संदर्भ में तो इसके ऊपर है कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ, और 23 डिग्री साउथ है मकर रेखा। यहां पर क्या पूछा जा रहा है? कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 है, 0 से 10 और 10 के बाद ऊपर लगभग यहां पर खत्म हो जाता है दक्षिण अमेरिका। तो 23 डिग्री नॉर्थ में है कर्क रेखा, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती। पहला कथन सही। दूसरा, भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के केवल 3 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बात चल रही है। इक्वेटर बिल्कुल सही बात है कि दक्षिण अमेरिका के केवल 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण अमेरिका में केवल चिली से गुजरती है।
आइए देख लेते हैं अंटार्कटिक वृत्त के संदर्भ में। तो इसके लिए दूसरा मैप है। इस मैप में देखिए यह है अंटार्कटिक वृत्त और यह है दक्षिण अमेरिका। कहा जा रहा है केवल चिली से गुजरती है, यह बात गलत है। चिली देखिए यहाँ पर, लेकिन अंटार्कटिक वृत्त चिली से नहीं गुजरता है, तो यह गलत हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसे देख भी लीजिए अगले मैप में। देखिए यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका की काफी ऊपर है, ठीक। इससे इक्वेटर होकर गुजरती है। इक्वेटर 3 देशों से ही होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें या बात करें मकर रेखा के संदर्भ में, तो यह है मकर रेखा जो कि इससे होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट उत्पन्न हुए एक सुपर टाइफून डोक्सुरी, इसकी लैंडफॉल की आशंकाओं के कारण चीन, ताइवान और फिलीपींस ने अलर्ट जारी कर दिया है। क्षेत्र यह लोकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है वर्ल्ड लेवल पर। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। कथन है गुआम द्वीप के निकट उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरा कथन है फिजी के उत्तरी तट के निकट उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में कि इनकी दिशा क्या होगी। देखिए यदि हम बात करें इक्वेटर के ऊपरी वाले हिस्से के संदर्भ में, तो यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होगी ऐसे, यानी उत्तर और पश्चिम, पश्चिम से आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर। यही हम इक्वेटर से दक्षिणी हिस्से की बात करें तो इसकी दिशा होगी कैसे? ऐसे, ठीक। देख पा रहे होंगे आप, जो कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, यानी पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। अब आइए देखते हैं हमारे प्रश्न के मुताबिक 2 द्वीपों के संदर्भ में, गुआम द्वीप के बारे में और फिजी के बारे में, कि यहां पर कैसी स्थितियां होंगी। यदि हम बात करें गुआम द्वीप के संदर्भ में, यहां पर है तो गुआम द्वीप में यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेम होता है तो उसकी दिशा होगी क्या? उत्तर पश्चिम, ठीक। और हमारे कथन में क्या लिखा है? किसकी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है फिजी के संदर्भ में, तो आइए इसे देख लेते हैं। फिजी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इक्वेटर है ये, इक्वेटर के साउथ की बात करें, यहां पर है फिजी। फिजी की जो दिशा होगी यदि वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा होगी क्या? पश्चिम के बाद दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यह दिशा होगी। हमारे कथन में क्या लिखा हुआ है कि फिजी के उत्तरी तट के आसपास यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेम होता है तो सामान्यतः इसकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम, लेकिन यह दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। यहां पर यह भी गलत है, दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के संदर्भ में इनकी दिशा के बारे में। यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी दिशा होगी क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। वहीं सदर्न की बात करें तो इसमें इसकी दिशा होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है हाल ही में तुर्की का एक दक्षिणी प्रांत अदाना फिर से एक बार भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा है। इस वजह से पूरा क्षेत्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न है तुर्की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला कथन है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई इसके संपूर्ण तट रेखा से अधिक है। दूसरा, वान झील इसके पूर्वी हिस्से में स्थित है। और तीसरा है मरमरा सागर और आयोनियन सागर इसकी तटरेखा साझा करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 कथन या सभी 4 कथन गलत है। आइए सबसे पहले देखते हैं तुर्की की स्थिति को, यह कहां पर है, फिर हम आप इन तीनों कथन के संदर्भ में इस प्रश्न को सही है या गलत है इस बारे में बता पाएंगे। आइए देखते हैं तुर्की। देखिए यह पूरा मैप है तुर्की का, और आप मैप में स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि इसका पूरा उत्तरी, पूरा पश्चिमी, लगभग पूरा पश्चिमी और आधा दक्षिणी हिस्सा तटरेखा है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी है। और इसका केवल पूर्वी और थोड़ा सा आप देखिए दक्षिणी हिस्सा है, जो कि क्या है? लैंड वाला क्षेत्र है। इसलिए स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पहला कथन क्या कह रहा है कि इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई इसकी संपूर्ण तट रेखा से अलग है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी तट रेखा काफी लंबी है।
तटरेखा की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 7800 से 8000 किलोमीटर। जबकि आप इसकी मुख्य भूमि की बात करें या स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग 2648 या कहें लगभग 2650 किलोमीटर। तो अपने आप में पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं वान झील की स्थिति। आइए देखते हैं क्या वाकई इसकी पूर्व में स्थित है। तो यहां पर है वान झील या लेक वान, जो कि सॉल्टेड लेकों में से एक है। तो वान झील इसके पूर्व हिस्से में स्थित है, यह कथन सही है। तीसरा कथन है मरमरा सागर और आयोनियन सागर इसकी तटरेखा इससे तटरेखा साझा करते हैं। आइए देख लेते हैं यह भी। सबसे पहले देखिए ब्लैक सी साझा कर रहा है, सी ऑफ मरमरा सागर से सीमा साझा कर रहा है, सही बात है। एजियन सागर भी इससे सीमा साझा कर रहा है, सी। और देखिए गल्फ ऑफ अंटालिया भी है इसके आसपास, लेकिन आयोनियन सागर यहां नहीं है। इसे आप दूसरे मैप में देख सकते हैं। यह है तुर्की और तुर्की से थोड़ा दूर है आयोनियन सी। तो इसमें मरमरा सागर तो है, एजियन सागर भी है, लेकिन आयोनियन सागर नहीं है। तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यदि हम इन तीनों कथनों की चर्चा करें तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। तो यहां पर दूसरे नंबर का कथन सही है। हमारे प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन ए केवल एक कथन इसका सही है, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगली खबर को। अगली खबर है भारत और ब्रिटेन वर्तमान में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता में विवादास्पद मुद्दों को हल करने में लगे हुए हैं। ब्रिटेन अपने आप में चर्चा में आ जाता है। प्रश्न है एक व्यक्ति केवल स्थल मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग से भारत से यूनाइटेड किंगडम जाना चाहता है, उसे न्यूनतम कितने देशों से गुजरना पड़ेगा? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आइए देखते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम जाने में हमें निम्नतम या न्यूनतम कितने देशों से गुजरना पड़ेगा। आइए देखेंगे मैप में। देखिए यहां पर है इंडिया और आप देखिए यहां पर है यूनाइटेड किंगडम। तो यदि हम बात करें सबसे न्यूनतम हम किन किन देशों से गुजर के जा सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, सबसे पहले यदि हम इस रास्ते से होकर जाना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे देश अपने आप में पड़ रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आप देखिए तुर्कमेनिस्तान से होकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर जॉर्जिया वगैरह आ जाएंगे, यूक्रेन आ जाएगा, पोलैंड। तो ये अपने आप में इनकी संख्या बढ़ गई। यदि आप पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, या आप ऐसे जाएं पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, तब भी आपको यहाँ पर बुल्गारिया, रोमानिया जैसे छोटे छोटे कई देश मिल जाएंगे। तो इनकी संख्या 5, 6, 7, 8 भी हो सकती है। सबसे जो कम या न्यूनतम देशों से होकर गुजरने वाला रास्ता है वही है यह भारत। उसके बाद भारत के बाद आप आगे बढ़ेंगे, पहला देश होगा चाइना, चाइना के बाद आप रशिया, रशिया के बाद आप जाएंगे बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और आप यूनाइटेड किंगडम चले जाएंगे। यानी आपको टोटल 6 देशों से मिनिमम गुजरना पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने के लिए भारत से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न को जब समझेंगे, दरअसल अगला प्रश्न वर्ष 2017 की प्रीलिम्स परीक्षा से लिया हुआ है। प्रश्न है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? ऑप्शन है जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 3, 4, केवल 1, 3 और 4। आइए देखते हैं सबसे पहले भूमध्य सागर को और इसके आसपास वाले देशों को, फिर आप बता पाएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। भूमध्य सागर आसपास के देश हैं जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। क्या वाकई सही है? आइए देखते हैं। देखिए यह है भूमध्य सागर, ठीक है, यानी इसके आसपास वाले जो ये क्षेत्र हैं ये सभी भूमध्य सागर के ही विस्तार है। तो यदि हम बात करें भूमध्य सागर के संदर्भ में कि कौन कौन से देश यहाँ पर आसपास पड़ रहे हैं, तो देखिए लेबनान पड़ रहा है, सीरिया भी इसमें पड़ रहा है, जबकि इराक नहीं है, इराक दूर है। ऑप्शन के मुताबिक जॉर्डन भी इससे दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर इराक और जॉर्डन शामिल नहीं है, ये और ये शामिल नहीं है। कौन से देश हैं? लेबनान और सीरिया। आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ पर सीरिया साझा कर रहा है अपनी सीमा और यहाँ से लेबनान। ठीक है, तो ये दोनों देश शामिल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 और 4 यानी ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की ओर, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको जल संधियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ इससे संबंधित अवस्थिति। देखिए जल संधियां क्या है? युकाटान चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच, दूसरा है विंडवार्ड पैसेज क्यूबा और
हिस्पैनियोला द्वीप के बीच, तीसरा है मोना पैसेज हिस्पैनियोला द्वीप और प्योर्टो रिको के बीच, और चौथा है फ्लोरिडा जल संधि यूएसए और मैक्सिको के बीच। उपर्युक्त में से कौन से युग में सुमेलित है, यह आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है ए 1 2 1 3, 1 2 3, 2 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम न्यूज ऑन मैप इंडिया के साथ और इसके बाद न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड के साथ, क्योंकि न्यूज ऑन मैप इंडिया शनिवार को आएगा और न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड रविवार को आएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।